लेखक की दुनिया में उतर चुके हैं और इनकी मैं समझता हूँ 3 या 4 किताबें आ चुकी, 4 सर मैं समझता हूँ चौथी किताब है ये आपकी। जी। ठीक है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अली भाई जी। और बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है मुझे लग ही नहीं रहा है। पहले तो आप लोगों की मेहनत दिख रही है और इतना क्रिएटिव जो एक तो कभी लगता नहीं है कि ये मेट्रो है। ये लग रहा है जैसे घर है या कहीं न्यूज़ रूम में ही आ गया हूँ। जो एक अपनापन या जो एक वो नहीं है डेडलाइन को फ़ॉलो करने वाली चीज़, तो जी। बड़ा पॉज़िटिव एटमॉस्फियर लग रहा है और वो बिल्कुल आप लोगों का जनरेट किया हुआ है। चलिए खैर बहुत-बहुत शुक्रिया। मनीष जी हम चाहेंगे कि आपकी कहानी आपकी ज़बानी शुरू करी जाए। जी। तो मैं सबसे पहले आप अपने परिचय से शुरू करें और दर्शकों को बताएँ। देखिए, परिचय वो होता है जो लोग देते हैं। मेरा परिचय यही है कि मेरा नाम मनीष शुक्ला है। हम मूल रूप से कानपुर के हैं और क्राइस्ट चर्च कॉलेज से एजुकेशन मेरी हुई। उसके बाद में फर्स्ट टाइम मैं बाहर गया एजुकेशन के लिए दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो वहाँ का भी बड़ा रोचक किस्सा है। हम लोग तो कानपुर से बाहर निकले नहीं थे कभी और आईएमसी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडिया का सबसे बड़ा जर्नलिज्म का स्कूल, वहाँ के टॉप क्लास के जर्नलिस्ट थे, दीपक चौरसिया, रवीश कुमार, निधि राजदान, एक से एक नाम थे। हम लोगों को जर्नलिस्ट ये लग गया कि हम लोग भी बड़े सुपरस्टार कहीं से बन गए हैं, तो भाई गए क्लास में गए, तो सर सामने थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि असाइनमेंट है आपको। उस समय 99 था और इलेक्शन हो रहे थे दिल्ली के। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जाओ, विजय मल्होत्रा थे चीफ मिनिस्टर, तो उनका जाके कवरेज करके इंटरव्यू लेके आओ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे जाएं, क्या करें? एक क्यूरियोसिटी होती है, जस्ट बिल्कुल एटमॉस्फियर या वो उस तरह के बैकग्राउंड से आया नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा कैसे आए हो यहाँ तक? तो मैंने कहा बस ट्रेन से आया, उसके बाद में बस से सीधे आ गए। तो बोले ऐसे ही चले जाओ सीधे, जाओ सीधे जाके मिलो। और मैं गया, मैंने अपना नाम बताया, रेफरेंस दिया, उन्होंने तुरंत इतने सारे जर्नलिस्ट थे उनके बीच में मुझे इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू मेरा जो था फर्स्ट इंटरव्यू था और वो नवभारत टाइम्स में छपा था। तो इस तरह से एक मतलब फर्स्ट इंटरव्यू ही छपा और वो हाईलाइट हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल एक बिल्डअप हो गया अपने आप में। और वो बोलते हैं ना कि जर्नलिस्ट जो होता है वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, तो वो एक जो वहां से कॉन्फिडेंस आया वो आज तक जारी है। एक लिखना पढ़ना एक जो एटमॉस्फियर है, बस यही एक जो है अभी तक अच्छा, अच्छा। चलिए हम आपकी लेटेस्ट किताब जो न्यूज़ रूम का चाट मसाला, इसके लिए आज हम आपसे चर्चा करेंगे और हमने ये अपने मंच पे ना करके हमने एक न्यूज़ रूम ही चुना है आपके लिए, है ना? कि न्यूज़ रूम में ही चर्चा हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जब न्यूज़ रूम की बात हो रही है तो आपने न्यूज़ रूम में जो एक एटमॉस्फियर यहाँ का बनाया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बेसिकली क्या है, न्यूज़ रूम का मतलब ये होता है कि आप जो है हर समय एक डेडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और उसको आपको मीट करना है। आप समय को पीछे छोड़ रहे हैं और समय के साथ भी चल रहे हैं। तो यही न्यूज़ रूम का मतलब होता है। वहाँ पर कोई एक दूसरे का ना, चाहे मैं आपका कितना भी करीबी हूँ, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो न्यूज़ का है। न्यूज़ इज़ अ प्राइम, मतलब वो है जब प्राइम टाइम शुरू होता है तो उसके बाद में कोई कुछ नहीं है। हम सीधे खबर को देखते हैं और ब्रेकिंग जो है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो न्यूज़ रूम की यहीं से एक घटना शुरू होती है। अब जैसे मेरी किताब का जो ये एक शुरुआत थी, तो आपको मैं बताऊं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जो डायरेक्टर जनरल थे इस समय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के वो कुलपति हैं, केजी सुरेश जी। तो मैं उनसे मिलने गया, अपनी जो पहले की बुक थी 2 से दोबारा, ये मैंने लिखी थी, एक उपन्यास है, तो उसको देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए उनको गया। तो उन्होंने कहा यार तुम जर्नलिस्ट हो, कुछ लिखते क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा सर बिल्कुल मैं लिखूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको भूमिका लिखनी पड़ेगी मेरी बुक की। तो वो भूमिका उन्होंने ही लिखी थी, उन्होंने इंस्पायर किया, तो ये जो है उनकी भूमिका लिखी हुई है। अच्छा। जी जी जी, दो भूमिकाएं हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज़ है कि बुक में कभी दो भूमिकाएं नहीं होती हैं। मेरी इस बुक में जो केजी सुरेश ने, प्रोफेसर केजी सुरेश, ये पहले पीटीआई के भी नेशनल ब्यूरो हेड थे, फिर दूरदर्शन के डीजी रहे और उसके बाद में इन्होंने आईएमसी में भी डीजी हुए। तो इन्होंने ही भूमिका मेरी लिखी और उसके बाद में मैं कुछ दिन के लिए रहा, मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट से भी कोर्स किया, पुणे जो है। जी, जी, जी। तो वहाँ पर अविनाश राय जी थे, उनकी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो अविनाश राय ने मेरी दूसरी भूमिका लिखी है। अच्छा, ये अविनाश राय जी की है, अच्छा। इनको भी नेशनल अवार्ड मिला है। तो बेसिकली क्या रहा कि एक तरफ शोले थी
और एक तरफ यश चोपड़ा का रोमांटिज्म था, हाँ। तो वो कॉम्बो है ये होगा, आप ये समझिए जी, जी। कि आपको दोनों चीजें इसमें मिलेगी, एक हार्श रियलिटी भी मिलेगी कि जर्नलिज्म में किस तरह का एक आपको संघर्ष करना पड़ता है, रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है, खबरों के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, एक दूसरे के मतलब एक तरह से धोखा देने वाली भी बात होती है कि अपने साथियों को भी धोखा देके आप खबर निकालते हैं, तो वो चीज होती है। और दूसरी तरफ वहीं एक नए रिश्ते भी बनते हैं जो आपके सारे रिश्तों से बड़े होते हैं। तो ये किताब उन्हीं सारों, फिर जितनी भी हमारे जो एक्सपीरियंस थे उन्हीं को एक निचोड़ है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमारे साथी सब ही हैं, अब जी। यहाँ पर ज्यादा न्यूज के लिए क्या बताएं। अच्छा, जी। इसमें कई सारी चैप्टर्स हैं मैंने देखा, जी। और सब एक से एक इसके टाइटल आपने दिए, घंटा मैनेज हो जाएगा, है ना? और खबरों की पाठशाला, राम न आई दिल्ली, काफी कैची से है। और इसमें न्यूज़ रूम का चाट मसाला एक आपका उसमें से चैप्टर है जिसका आपने इसको शीर्षक बनाया है। न्यूज़ रूम का चाट मसाला आपने ही इसका शीर्षक क्यों बनाया? बेसिकली क्या है, न्यूज रूम एक ऐसा है कि आप ये देखिए, कहा जाता है ना कि एक जर्नलिस्ट है जिसको किसी भी चीज का वो विशेषज्ञ नहीं होता है, लेकिन हर चीज उसको पता होती है। तो न्यूज रूम भी एक चार्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कोई इंटरव्यू चल रहा है या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चल रही है, उसके तुरंत बाद जो है आपको लगेगा कि कैटरीना कैफ का वो आ गया, उसके बाद आप देखेंगे सचिन का इंटरव्यू आ गया, उसके बाद आप देखेंगे कोई वो आ गया, कपिल शर्मा शो आ गया। तो न्यूज जो है कॉम्बो होता है, बिल्कुल चार्ट होती है, और उसमें जो एडिटर होता है या जो आपका एंकर होता है उस चार्ट को पूरी तैयार करके, मसाला तैयार करके आपके सामने परोस देता है। अब आपके ऊपर है आप क्या लें। अब आजकल देखिए, आजकल आप जो चैनल देख रहे हैं, अखबारों की तो खैर क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन चैनल आदमी किस लिए देखता है? जब उसको कहीं इंटरटेन करना होता है, तो आजकल सास बहू के सीरियल से ज्यादा जो टीआरपी है वो चैनलों की आ रही है, क्योंकि एकदम से आप देखेंगे चैनल आप खोलेंगे, आप डर जाएंगे, अरे ये हो गया। वो चीज जो है वो एक चार्ट की तरह ही है। वो हमें सिखाया गया था, बेसिकली क्लास में ही सिखाया गया था कि आपको बुलबुला बनाना है, खबर है, आपने उस खबर को जनरेट किया। अब मान लीजिए 2 दिन बाद कोई इवेंट होनी है, घटना होनी है, तो हम उसको खूब लगातार बताएंगे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, और ये हो गया, और उसका फिर फॉलो अप होता है। तो वो चीज लगातार चलेगी। तो इस तरह से चार्ट पूरी तैयार होती है और वो दर्शकों को परोसनी पड़ती है। अब दर्शक उसमें क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, ये दर्शकों के ऊपर है। और आजकल जान रहे हैं कि चाटी चल रही है, जी। तो ये इसीलिए ये बिल्कुल स्वाभाविक एक सब्जेक्ट है। तो न्यूज रूम का चाट मसाला जो कोई है। इसमें सेल्फ एक्सपीरियंस घटना आपने शेयर करी और आप चाहेंगे इसको शेयर करना, कुछ ऐसा जो इंसिडेंट हो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, कई सारी है। बेसिकली सारी जो है वो आंखों देखी घटनाओं का ही एक नाट्य रूपांतरण आप कहिए, या व्यंग के रूप में जो मैंने परोसा है लोगों के लिए। तो घटना तो एक यही है कि मैं देहरादून में था बेसिकली, तो वहाँ पर तिब्बत है, वहाँ पूरा मोनेस्ट्री है उनकी। तो नगर निगम में कवर करने गया शुरुआत में, ये आपको 2001 की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने जो वो होता है उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें उन्होंने लिख दिया तिब्बत। अब वो नेचुरली लिखते चले आ रहे थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वही अब जर्नलिज्म का जो खुराफात होता है वो यहाँ जनरेट किया। मैंने उसको देखा, मैंने उससे कहा कि जरा आप 1 मिनट अपनी वो दीजिए पर्ची। मैंने उसको वहीं उनके ही ऑफिस में स्कैन कराया, तो स्वास्थ्य अधिकारी था, उससे लिया मैंने, और फिर मैं चुपचाप मतलब चला आया। मैं भी अंडर प्ले करता था, चुपचाप चलाया उसको लेके। उसके बाद में मैंने शाम को अपना एक खबर लिखी, और उसके खबर के बीच में वो जो है वो लगाई, वो जो स्कैन की कॉपी थी, और हेडिंग थी उसमें भी। हेडिंग जो थी वही हेडिंग बेचने वाली बात होती। मैंने हेडिंग लिखी कि नगर निगम ने घोषित किया तिब्बत को आजाद देश। अच्छा। और दूसरे दिन ही इतना बवाल हो गया कि वहां पर नया नया राज्य बना था। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, बड़े सेंसिटिव चीफ मिनिस्टर थे। वो जो है तुरंत खबरों को अखबारों के जरिए एक्शन ले लेते थे। डीएम को बुलाया गया, इस समय वो मुख्य सचिव है वहाँ की, राधा रतूड़ी जी थे, डीएम थी। तो हम लोग गए, दूसरे दिन एडिटर ने कहा ऐसा, मैं तो नया था, जो हमारे चीफ रिपोर्टर थे उनको कहा गया कि आप इनका वर्जन लेके आइए। तो चीफ रिपोर्टर ने सीधे हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि बवाल ये करें, वर्जन हम लेके आए, आप इन्हीं को भेजिए। खैर मैं चीफ रिपोर्टर के साथ गया, तो वही डीएम ने भी वही चीज कही कि आप लोगों को और कुछ मिला ही नहीं, यही चीज मिली। फिर अंत में उनको हटाना ही पड़ा। वो जो है नागरिकता, जो बेसिकली तिब्बत कोई राष्ट्र तो है नहीं, या उसकी मतलब जो भी है, अभी कोई इस तरह की इंटरनेशनल लेवल पे कोई आइडेंटिटी नहीं है।
तो उस चीज को देखा गया, संवैधानिक जो चीजें हैं आप लिखते हैं तो वो असर करता है, और अगर आप सही लिखते हैं तो वो बिल्कुल असर करता है, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि आपने लिखा और वो उसका असर नहीं करेगा। तो आजकल वही है कि लेखन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और आप जब ये कायदे से आप देखा जाए तो एक दस्तावेज बन जाता है लाइफ टाइम में। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल रहे वहाँ पर। एक ऐसी ही घटना थी, मैं मेरठ में था तब, तो अब जो अपने हिंदुस्तान के वो हैं प्रधान संपादक शेखर जी दिल्ली में हैं, तो उस समय वो हमारे एडिटर हुआ करते थे, तो मुझे जो है रेलवे कवरेज के लिए मिला हुआ था। और रेलवे उस समय दूसरे जो अखबार के वो थे प्रतिद्वंदी अखबार, उसका जो रिपोर्टर था बड़ा पुराना, मतलब ये समझ लीजिए कि उनके मंदिर लगे हुए थे रेलवे में, लोग जाते ही उनके पैर वैर छूने लगते थे। ये वो बिल्कुल अगर मान लीजिए वो है एसआई भी है तो कुर्सी से खड़ा हो गया, सारी चीजें। तो मैंने वहां पर एक सोर्स, ये भी होता है कि आप सोर्स किसको बना लेते हैं। जी। मुझे ये लगा कि ये जो गोपनीय चिट्ठी आती है इसमें किसी को पकड़ो, तो वहां पे मैंने एक पकड़ा, तो वहां पे इंटेलिजेंस की एक चिट्ठी आई हुई थी। मैंने उसको मतलब, अब किस तरह से क्या हुआ वो तो अलग चीजें हैं, उसमें सारी चीजें, लेकिन वो मैंने उसको ब्रेकिंग न्यूज जो थी अखबार में निकली कि ये ट्रेनें हैं और इन ट्रेनों पर हो सकता है आतंकी हमला। और अगले जो थर्सडे को था उस दिन मेरा वीक ऑफ था, और उसी दिन समझौता एक्सप्रेस में बम फूट गया और मेरी छुट्टी थी और ट्रेनों के नाम बाकायदे सब लिख दिए गए थे। वो जो है उसके बाद में दूसरे अखबार के रिपोर्टर की भी क्लास लगी, उसने मुझे बताया यार इतनी बड़ी खबर थी, 2 लाइनें बता देते नौकरी बच जाती मेरी, वो चीजें हो गई। और एडिटर जब मैं दूसरे दिन गया तो उन्होंने कहा, सीधे सीधे बोले अब ये बता तेरे किस टेररिस्ट से रिलेशन है हाँ यही उनका जवाब, मतलब वो उन्होंने हंसी में ही कहा। लेकिन एक ये होता है कि सोर्सेज जो होते हैं आपको कहीं तक पहुंचा सकते हैं, वो चीज है। और हम लोग बिल्कुल हार्डकोर जर्नलिज्म के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको ही इन किताबों में, कभी जो अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको प्रेशर भी आता है, या आपको सामने वाले का जो होता है वो सारी चीजें, जो सीन जो क्रिएट होती है वो एक शब्दों में पिरोने की एक कोशिश की है। इसमें जो ये पहला वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो चैप्टर है, घंटा मैनेज हो जाएगा जी, इस पे थोड़ा आप हमें हाँ, बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखिए आप भी जर्नलिस्ट हैं ही, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, तो रोजाना के शब्द हैं। उन्होंने भाई बताया कि ये है, ये चीज है, इसको मैनेज करना है, और वो मैनेज करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? एक रिपोर्टर के ऊपर, वो भी बीट रिपोर्टर जो होता है उसके ऊपर सीधे सीधे ये होता है कि आप जो है इस चीज को आपको मैनेज ही करना है। अब उनको बताया गया कि मान लीजिए शाम को बॉस आने, उससे पहले ये सारी चीजें मैनेज हो जाएं, तो एकदम से जैसे वो नहीं कि त्वरित टिप्पणी टाइप से जो निकलती है, तो उसी पे पूरी ये स्टोरी बेस्ड है कि ऐसे कैसे मैनेज हो जाएगा। अच्छा ये बात है, घंटा मैनेज हो जाएगा। अच्छा, आपने पत्रकारिता भी करी है और लेखन अपने, अब आप हैं, आप एक ऑथर हैं, लेखक हैं। वैसे तो चोली दामन का साथ है इनका, लेकिन फिर भी कोई फाइन लाइन है लेखन और पत्रकारिता में, कुछ इस पे आप रोशनी डाल सकते हैं? देखिए जैसे मैंने कहा कि वंस इन अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, तो लेखन हो और या जर्नलिज्म हो, इनका जो बेसिक है वो ये है कि आपको, पहली चीज तो ये है कि आपके एक दिमाग जो है बिल्कुल खुला होना चाहिए, आपके आंख नाक कान के साथ में ही दिल में बिल्कुल साफ होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, दिमाग भी। अगर आप कोई दायरा बना के चलेंगे या कोई एक लाइन खींच के चलेंगे, तो बेसिकली कोई लाइन नहीं है, एक पानी है, आप उसके साथ बह रहे हैं तब तो आप सक्सेसफुल हैं, भले ही दुनिया आपको माने या ना माने। लेकिन आप अगर किसी के चाहे दबाव में हो, या आप उस दौर की पत्रकारिता के उसमें हो, या जो चल रहा है एक सामयिक जो सीन होता है, दौर की जो चीज़ें होती है, अगर आप उनमें बह गए तो फिर आप कहीं ना एक अच्छे लेखक बन पाएंगे और ना एक कहीं जर्नलिस्ट बन पाएंगे। और ये चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली इनबॉर्न होती हैं, ये टैलेंट होता है आदमी में। आपने देखा होगा पुराने समय में भी सबसे अच्छी जो रिपोर्टर होती थी वो महिलाएं होती थी, जो घर की, जो बिना पढ़े लिखे, उनको पूरे आस पड़ोस में आप जैसे ही जाओगे, अरे पता है आज क्या हुआ, और वो मतलब बिल्कुल दिल से बोलती थी, उसमें कहीं कोई वो नहीं था कि उसमें कोई नमक मिर्च लगा के। अब तो जर्नलिस्ट को नमक मिर्च लगा के सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक निरपेक्ष भाव से आपको बताना है तो सब बता देती थी। तो ये जो है हम लोगों के ब्लड में है जर्नलिज्म,
खून में मिला हुआ है। पत्रकारिता जो है ये हम लोग हिंदुस्तानियों का जो है एक नेचर है, और जो इस चीज को फॉलो करता है वो निश्चित रूप से आप अपने साथ साथ समाज को भी जगा रहे हैं। एक समाज को भी ये नहीं है कि आपके लेखन से केवल आप प्रभावित होंगे। जी अब आप आज की तारीख में देखिए, लोग बोलते हैं कि यार बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये वो लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, ये, लेकिन वो सब पढ़ते हैं। एक दौर होता है उनका, एक आप उनके लेवल से मैच नहीं कर पा रहे। जी बेसिकली ये है कि वो जो सोच रहे हैं आप उनकी सोच तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको वहां तक पहले पहुंचना पड़ेगा। और उसके लिए वही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आंख नाक कान और दिमाग के साथ दिल भी खुला रखना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, इसमें से ये जर्नलिज्म ज़्यादा चैलेंजिंग है या ये लेखन की प्रतिक्रिया, ये लिखना, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? जी बिल्कुल, मेरे लिए तो दोनों ही चैलेंजिंग थे। बेसिकली क्या हुआ कि मैं पहले लेखन में ही आता हूँ। पुणे इंस्टीट्यूट में जब ये थे बीबी सिंह जी, जो LWA के और इसके इंस्टीट्यूट के भी वो रहे, डायरेक्टर रहे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है कि तुम यार, एक असाइनमेंट था और उन्होंने ही मेरा सुना था, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम मेरे ऑफिस आओ और हम इसको प्लान करते हैं, इसको कैसे वेब सीरीज करेंगे या जो भी है। तो कुछ चीज़ें थी उसमें वो अटके, तो हमने उनको बताया अभी कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। तो कहने लगे तुम सोचो, एक दिन सोचो, एक महीने सोचो, एक साल सोचो, जब इस चीज का तुम्हारा वो निकल आएगा उसी के बाद ये चीज क्लियर होकर सामने आएगी। लेकिन लेखन में ये आपको लिबर्टी है, जर्नलिज्म में नहीं है। अगर डेडलाइन है, आपको शाम को 5 बजे शार्प खबर देनी है, तो 5:05 तक कोई वेट नहीं करेगा आपको। सही बात। उसमें आप ये समझ लीजिए कि या तो आपके पास खबर है या आप आउट हैं। सही बात। सीधी चीज है, नहीं, यही बेसिक अंतर है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही और कम शब्दों में आपने ज़्यादा चीज़ ये बयान कर दी। अच्छा, वैसे आमतौर से आप किस लेखक को, किसको आप, कौन ऑथर है आपका, इंडियन या फॉरेन, किसको आप पढ़ते हैं आप, जो आपको समय मिलता है? देखिए हम लोग तो विशुद्ध जो है जो पढ़े, अब क्या बताएं कि ऐसे ऐसे पढ़े हैं हमने, तो जैसे चाचा चौधरी पढ़ी, शुरुआत वहीं से शुरू, राजन इकबाल पढ़ा मैंने। तो एक हमारे समय में वो नहीं था, शेरलॉक होम्स की स्टोरी जो है, जब हम 10th के बाद में मैंने शेरलॉक होम्स पढ़ी। आज के बच्चों का वो कौन कौन से नाम है, वो केवल नाम सुन के ही चकरा जाते हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन हमें जो है एक कल्पनाशीलता वहीं से मिली। जी, जो हमारे लिए शेरलॉक होम्स चाचा चौधरी थे। नहीं बिल्कुल, वो सबके लिए थे, हमारे लिए भी थे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो क्या और भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या अपकमिंग जो भी आपका है, लेखन किसी पे आपका चल रहा है? बिल्कुल, अभी ये आपने, चलिए इसी बहाने थोड़ा सा मैं अपना प्रचार भी कर लेता हूँ कि आप 1 मार्च को मेरी दिल्ली में ही जो वर्ल्ड बुक फेयर है उसमें एक बुक आ रही है, निलंबित मौन के स्वर। ये मेरा पहला जो है कविताओं का संग्रह है। इसमें जो भी कविताएं थी अभी तक, बचपन से लेके आज तक जो मैंने सोची लिखी, तो उनका एक संग्रह है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ 1 मार्च से ये, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट मार्च को उसका वो है लोकार्पण है वहाँ पर। अच्छा, और हम लोग लखनऊ में भी एक प्रोग्राम करेंगे, वो उसमें भी आप तो रहेंगे ही खैर। तो ये है एक, और बाकी लिख रहे हैं, एक वेब सीरीज है, उसके लिए भी काम चल रहा है, 2 स्टोरियाँ हैं वो चल रही हैं। अच्छा, इतना चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सवाल की तरफ। आजकल कई बडिंग ऑथर हैं और हमसे पूछते हैं कि किताबें लिखी जाए, और चूंकि जर्नलिस्ट भी हैं तो उनको कोई ऐसी खास टिप आप देना चाहेंगे कि लेखन प्रतिक्रिया में या जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में कैसे आ सकता है और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है? कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे इस पे? देखिए आजकल बेसिकली क्या है कि जो आज का दौर है उसमें आप वेल एजुकेट हों, वेल ट्रेंड हों, वेल टेक्नोलॉजी से लैस हों। आप बिल्कुल एक जैसे ये है सूर्य है या आपका वो हो गया विराट कोहली है, तो उस दौर से भी आगे का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। एक वर्सेटाइल जो है राइटर हो, वो एट अ टाइम जर्नलिज्म भी कर ले, तो वही सक्सेसफुल है। क्योंकि हम देख रहे हैं अब डिजिटल का दौर शुरू हो गया है, उसको आपको डिजिटल को सबसे पहले आपको डिजिटल में भी दिखाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दिखाना है, और प्रिंट के लिए खबर भी लिखनी है।
तो जिसको लिखना पढ़ना बोलना सब आया, वही अच्छा जर्नलिस्ट भी बन सकता है, वही अच्छा राइटर भी बन सकता है। और यही लोगों के लिए है कि आप पहले अच्छे से पढ़िए। हम जैसे हम गए थे, हमने मनोहर श्याम जोशी हैं, आपने सुना होगा, हम लोग लिखा था, बहुत पुराना, तो वो हमारी क्लास लेने आए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पढ़ने के लिए कोई ये नहीं है कि लाइन की ये पढ़ो ये ना पढ़ो, जो मिले वो पढ़ो, जो चीज़ पढ़ोगे वो आपको एक नई मतलब सीख देगा। तो मैं जब गया हिंदुस्तान में, तो हमारे वहाँ पर चीफ रिपोर्टर थे संतोष जी, इस समय वो नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो आज तक मेरे दिल में, और ये मैं जितने भी यूथ हैं, जो भी हमारे छोटे जो आ रहे हैं इस फील्ड में, उनसे मैं यही कहूँगा कि उनकी लाइन जो है बिल्कुल टैग लाइन है कि कुछ लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस काम के लिए जाने जाते हैं। तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे हमारे साथ मनीष शुक्ला जी। मनीष शुक्ला जी, हमको ज्वाइन करने के लिए और आप इतने कम समय में मतलब आप वक्त निकाल के हमारे लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत 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 अच्छा लगा हमें अली जी, और इतना आत्मीय जो आपने बिल्कुल अली जी, देव जी, सब पंचानन जी, आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना प्यार दिया। नहीं, पंचानन जी की तो देखिए बात ही उनकी दूसरी है भाई, उनका रिकमेंडेशन भी आपके लिए आया, और वो खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे, उनका रिकमेंडेशन आया, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बात तो रही होगी। ठीक है, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमको ज्वाइन करके, थैंक यू।